डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईशानी अन्नू की रसोई के अंदर जाती है और वहां पर जाकर सीक्रेट के बॉक्स को छुपा देती है। ये सब कुछ राघव देख लेता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं, वो बहुत परेशान होती है। बा बोल रही होती है मोटी बा कैसी इंसान है, क्यों वो अपने बेटे का घर उजाड़ने में लगी हुई है। अनुपमा बोलती है मैं तो ये सोच रही हूँ क्या थी जी अपने पति और अपने परिवार के बिना कैसे रह पाएगी। मुझे तो यही सोच सोच कर डर लग रहा है। अनुपमा और बा यही बातें करते हैं, तभी वहाँ पर ईशू आ जाती है। अनुपमा ईशू बाकी ईशानी के पास आती है और ईशानी को बोल रही होती है तू कहाँ पर थी, मैंने तुझे कितने कॉल किए, ना तो तूने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया ना ही कुछ और। राजा मुझे बार बार कॉल कर रहा था। ईशानी बोलती है भाड़ में जाए राजा और भाड़ में जाओ आप सब लोग। अनुपमा बोलती है ईशू तू ऐसे बात मत कर। ईशानी अनुपमा को बोलती है अनुमा मुझे अब सोना है, आपके लेक्चर सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। इसके बाद ईशानी वहाँ से चली जाती है। पागी बोलती है मम्मी देखो ईशानी हाथ से निकलती जा रही है। बा बोलती है ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। अनुपमा को बार बार परी की बात याद आती है। बापूजी बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं ईशानी से बात करता हूँ। इधर बा बोलती है देख हम ख्याति जी को भी संभाल लेंगे, ईशू को भी संभाल लेंगे, लेकिन उस कैदी का क्या, तू अभी के अभी उसके पास जा और उससे बात कर, उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दे। हम देखते हैं प्रेम पराग के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन पराग के पास आर्यन होता है और आर्यन पराग को खाना खिला रहा होता है, तो प्रेम वहाँ से चला जाता है। अनुपमा अनु की रसोई के पास आ जाती है और वो सोच रही होती है कि मैं राघव जी को कैसे बोलूँ यहाँ से चले जाएं। मैंने उनकी माँ से वादा किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगी और मैं उनकी दोस्त भी तो हूँ, और अपने दोस्त को ही ऐसे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकती हूँ। राघव अनुपमा के पास आता है और बोलता है मुझे आपसे बात करनी है, तो अनुपमा बोलती है मुझे भी आपसे बात करनी है। राघव डिब्बे के अंदर से सिगरेट का बॉक्स निकालता है और बोल रहा होता है ये। अनुपमा बोलती है ये यहाँ पर किसने रखा होगा। राघव बोलता है मुझे उसका नाम नहीं पता, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो लंबी सी है। अनुपमा बोलती है ईशानी। राघव बताता है वो यहाँ पर आई थी और इसे यहाँ पर छुपा कर चली गई। अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। अनुपमा बोल रही होती है मैं ईशानी को कैसे समझाऊं। तभी राघव बताता है कि ये नॉर्मल सिगरेट नहीं है, तो अनुपमा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही देखती है प्रेम परेशान है, तो राही प्रेम से बोलती है तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। प्रेम बोलता है आज तक मैं हमेशा पापा से नफरत करता आया, उनसे दूर रहता आया। अब मैं उनका ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन आर्यन उनके पास है। मैं जेलस नहीं हो रहा, बस मुझे मेरे पापा की खिदमत करने का मौका नहीं मिल रहा। प्रेम बोलता है मुझे आर्यन और पापा को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी जलन तो होती ही है। राही बोलती है मुझे भी मम्मी और माही को एक साथ देखकर ऐसा ही लगता था, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। प्रेम बोलता है आज मैंने आर्यन के साथ ठीक नहीं किया। जैसे मैं माँ और पापा का प्यार नहीं देख पाया, शायद वैसे ही वो माँ और पापा का प्यार नहीं देख पा रहा। मुझे आर्यन से सॉरी बोलना चाहिए। राही बोलती है प्रेम वो जैसा भी है अपना है, उसे समझाएंगे तो समझ जाएगा। राही देखती है प्रेम अपसेट है। राही जलेबी लेती है और प्रेम के गाल पर चाशनी लगा देती है। फिर वो बोलती है कि ये स्वीट है। इसके बाद प्रेम बोलता है मुझे भी चेक करना है। राही अपने गाल पर चाशनी लगा लेती है। फिर हम देखते हैं प्रेम राही को किस करता है। इसके बाद प्रेम राही को हक कर लेता है। प्रेम बोलता है थैंक यू राही, एक तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो और मेरे चेहरे पर स्माइल ला सकती हो। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनुपमा के पास वो सिगरेट का डिब्बा होता है। अनुपमा ईशू को बोलती है ईशू ये सब कुछ क्या है। अनुपमा बोलती है तू नशा क्यों करती है। ईशू बोलती है मेरी लाइफ है, मैं बर्बाद करूँ या बात करूँ। अनुपमा बोलती है तू चुप हो जा। ईशू बोलती है आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली। अनुपमा बोलती है मैं तेरी माँ की माँ हूँ। ईशू फिर से कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन अनुपमा उसे चुप करा देती है। अनुपमा बोलती है तू चुप हो जा वरना थप्पड़ पड़ जाएगी। ईशू बोलती है हाँ अनुमा मार लीजिए। अनुपमा बोलती है तू अपनी माँ से पूछ, जब उसकी माँ का हाथ उठता है तो कान में सीटी कितनी देर तक बजती रहती है। अनुपमा उन सिगरेट्स के लिए बोल रही होती है ये जहर है, इन्हें अपने पास रखना तक कानूनन जुर्म होता है। तूने कभी सोचा है क्या अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। तेरी लाइफ जेल में ही कट जाएगी, ये पैसा वैसा सब धरा का धरा रह जाएगा। बाद में तेरी हालत वही होगी जो आज राघव जी की है। ईशानी बोलती है अनुमा आपको कुछ भी नहीं पता है, आजकल के सब लोग यही करते हैं। अनुपमा बोलती है वो तेरे जैसे बेवकूफ़ी होते हैं। ईशू बोलती है अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगी, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो मैं बेवकूफ़ लगूंगी। अनुपमा बोलती है तू बेवकूफ़ी लग जाए, कम से कम तेरा उन दोस्तों से पीछा तो छूट जाएगा। अंश बोलता है ईशू तुझे ये सब कुछ लाकर कौन देता है। अंश बोलता है तू मुझे नाम बता दे। ईशू बोलती है तू चुप रहे, तू इन सब में मत पड़। ईशानी बोलती है सब लोग ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जीते हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती। बा बोलती है तू अपनी ज़िंदगी ही नहीं अपनी मौत की तैयारी कर रही है।
ईशानी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और बोल रही होती है सब चुप हो जाओ। बा बोलती है तू ठीक नहीं कर रही। बापूजी भी बोलते हैं ये कानून की नज़र में गलत है। तो ईशानी बोलती है लेकिन मेरी नज़र में सही है। पाकी बोलती है ईशानी तुझे घर के बड़े समझा रहे हैं ना तो तू एक बार में ही समझ जा। तू 4 पैसे क्या कमाने लग गई, खुद को क्या समझती है। आज से तेरा इस घर से निकलना बंद हो जाएगा। ईशानी और ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मामा चुप हो जाओ। आपकी वजह से मैंने उस स्टूपिड राजा को झेला, आपकी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब बस हो गया। आज से मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीऊँगी। ये घर नहीं है, ये तो एक चिड़ियाघर है। और अनुमा तो इस घर के अंदर एक क्रिमिनल को और लेकर आ गई है। ईशानी वो सिगरेट का डिब्बा अनुपमा से ले लेती है और बोलती है ये मुझे खुशी देता है, मुझे थोड़ी सी शांति देता है। इसे लेने के बाद मैं अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ। पाखी बोलती है मैंने तुझे ये सिखाया है क्या। तो ईशानी बोलती है नहीं, आपने तो मुझे ये सिखाया है कि अमीर लड़कों को पटाना, उनसे पैसे लेना और पैसे आपको ला कर देना। आपके लिए मैं आपकी बेटी नहीं, कोई मॉडल हूँ। ये खाओ ये मत खाओ, मैंने एक भी दिन अपनी पसंद का खाना नहीं खाया है। मेरे सामने अनुमा के हाथ का बना हुआ खाना अंश, परी और माँ ही खाते थे, लेकिन मैं वो खाना नहीं खा सकती थी। ईशु बोलती है मम्मा जब मैं छोटी थी ना तो आपको पता है क्या, वैसे भी आपको कैसे पता होगा। जब मैं छोटी थी तो मेरा ख्याल डिम्पी मामी, किंजल मामी और काव्या नानी रखती थी, ना कि आप तो अपनी पार्टीज़ में गॉसिप में बिजी होती थी। तो अब आप मुझे पार्टीज़ में जाने से कैसे रोक सकती हो। कहने के लिए तो आप मेरी माँ हो, लेकिन मुझे माँ का प्यार सिर्फ अनु माँ से मिला। बा और बापूजी से अपनापन मिला। अंश और परी हमेशा मेरे साथ थे। कहने को तो मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं, आपके लिए एटीएम मशीन हूँ। पाखी को ईशानी की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, वो रोने लग जाती है। आपने राजा को देखा और मुझे राजा के पीछे लगा दिया, बोला तुम इससे प्यार कर लो और इससे शादी कर लो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आपका मुझ पर कोई हक नहीं बनता। मुझे डांटने का हक अनुमा का तो बनता है, क्योंकि अनुमा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, हमेशा प्यार दिया। लेकिन आपकी कोई भी बात मैं क्यों सुनूं। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है अगर ऐसी माँ होती है तो मैं कभी किसी एक्सीडेंट में क्यों नहीं मर जाती। अनुपमा ईशानी को शांत कराती है और बोलती है ईशानी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और नशा हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। ईशू बोलती है अनुमा हमेशा बड़े सही नहीं होते और बच्चे गलत नहीं होते, कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं। ईशानी बोलती है अगर आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन ये नशा नहीं छोड़ सकती। बापूजी बोलते हैं पाखी ईशानी का गुस्सा सही है, कहीं ना कहीं ईशानी खुद गलत है, लेकिन वो जो बोल रही है वो सही है। घर के सब लोग ईशू को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। पाखी रोने लग जाती है और बोलती है मम्मी आज मुझे समझ आ रहा है जब भी मैंने आपकी ममता पर सवाल उठाए हैं तो आप पर क्या बीती होगी। मैं ना तो अच्छी बेटी बन पाई, ना ही अच्छी वाइफ बन पाई और ना ही अच्छी माँ बन पाई। पाखी रो रही होती है। किंजल बोलती है बेचारी ईशू अंदर ही अंदर कितनी घुट रही होगी ना। हम बच्चों का गुस्सा देखते हैं लेकिन बच्चों के ट्रॉमे को नहीं देखते। बा बोलती है सारी की सारी गलती ईशानी की नहीं है, गलती पाखी की भी है जो अपनी बेटी को मॉडल बनाने में लगी हुई है। अनुपमा बोलती है सबसे पहले हमें पता लगाने होगा कि ईशू को ये सब कुछ लाकर कौन दे रहा है। हम अपनी बच्ची को हाथ से नहीं निकलने दे सकते। आगे हम राही को देखते हैं। राही किचन में होती है, तभी वहाँ पर आर्यन आता है। राही के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है तो आर्यन कॉल पिक कर लेता है। आर्यन राही का फ़ोन उठा लेता है। राही बोलती है आर्यन ऐसे किसी का फ़ोन नहीं उठाते। आर्यन बोलता है मुझे लगा था कि आप बिज़ी हैं इसलिए मैंने आपका फ़ोन उठा लिया, मुझे गलती हो गई। आर्यन देखता है कि पराग और पूरी फैमिली वहीं पास में है तो आर्यन नाटक करने लग जाता है और बोल रहा होता है भाभी सॉरी, मैं कभी फैमिली के बीच नहीं रहा तो मुझे पता नहीं है कि फैमिली के साथ कैसे रहा जाता है। राही बोलती है आर्यन मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। तो आर्यन बोल रहा होता है भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे ही आपके फ़ोन को नहीं उठा लेना चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। राही बोलती है आर्यन मैं तुम्हें समझती हूँ। प्रेम वहाँ आता है और बोलता है आर्यन बस कर दो। राही बोलती है प्रेम मैंने इसे कुछ नहीं बोला, मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आर्यन बोलता है नहीं गलती मेरी ही है, मुझे पता ही नहीं है कि परिवार के बीच कैसे रहा जाता है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़ा नहीं होता तो मैं इस परिवार के बीच ही पला बड़ा होता। इधर गौतम को तो सब समझ आ रहा होता है कि ये बस नाटक कर रहा है। आर्यन बोलता है मुझे उस औरत की वजह से अनाथों का बचपन गुजारना पड़ा, ना मुझे पापा का प्यार मिला और ना ही मुझे परिवार का प्यार मिला। गौतम सोचता है मैंने सोचा था ये लड़का चालाक है, लेकिन इतना चालाक है ये नहीं सोचा था। पराग बोलता है राही प्रेम आर्यन भी इस घर का बच्चा है, आर्यन ने बहुत कुछ सहा है और मैं इसके साथ कोई और बदतमीजी सहन नहीं करने वाला। आर्यन बोलता है ये दोनों उस औरत को सपोर्ट करते हैं और इनको लगता है कि मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, शायद उस वजह से इन लोगों को बुरा लग रहा होगा।
प्रार्थना आर्यन को समझाती है और आर्यन को बोल रही होती है, आर्यन, माँ के खोने का दुख क्या होता है ये मैं और प्रेम अच्छे से समझते हैं। तुम्हारी माँ तो अभी भी इस दुनिया में है, तुम्हें माँ का प्यार मिल सकता है। तुम एक बार क्या थी माँ पर ट्रस्ट तो करो, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं, प्रेम, राही और अनु मैम, हम लोग माँ को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। राघव अनुपमा के पास आता है और अनुपमा को बोल रहा होता है, आपने ईशानी से बात की। अनुपमा बोलती है कि हाँ मैंने उससे बात की, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। राघव बोलता है, बच्चों को इन सब की जानबूझकर आदत लगवाई जाती है। पहले तो बच्चों को वो लोग फ्री में नशा देते हैं, लेकिन फिर नशे के लिए वो मन चाहे पैसे लूटते हैं। अनुपमा जी, आपको ईशानी को जल्दी से जल्दी इस दलदल से निकालना होगा, वरना फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा ईशानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो राघव को बोलती है, आप मेरी हेल्प करो ना, हम लोग पता लगाएंगे कि ईशानी को ये आदत कैसे लगी और वो किन दोस्तों के साथ रहती है। हम देखते हैं राघव अनुपमा का साथ देने के लिए तैयार होता है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा अंश को भी बोलती है कि वो ईशानी पर नज़र रखे, वो अपने किन दोस्तों से मिलती है और किन दोस्तों से बातें करती है, तो अंश ईशानी पर नज़र रखता है। ऐसे ही अनुपमा और अंश को पता चल जाता है कि ईशानी अपने किन दोस्तों के साथ रहती है। अनुपमा उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को ईशानी से दूर रहने के लिए बोलती है। उन्हें ये भी बोलती है कि तुम लोग ये जो नशा बेच रहे हो ना, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और ये सब कुछ सिलसिला बंद हो जाएगा। ईशानी के दोस्त बोल रहे होते हैं, अगर हम लोग फंसेंगे तो साथ में आपकी नातिन भी फंसेगी, हम ईशानी का नाम भी लेंगे और वो भी हम लोगों के साथ जेल जाएगी। अनुपमा बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम ईशानी सुधर तो जाएगी। इधर दूसरी तरफ ख्याति परेशान होती है। ख्याति बार बार यही सोच रही होती है कि मोटी बा ने बोला था ख्याति की इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मोटी बा ने तो ख्याति का सारा सामान भी भिजवा दिया है। ख्याति दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे पराग जी फिर से नहीं अपनाएंगे और ना ही मुझे मेरा बेटा आर्यन माफ़ करने वाला है। मुझे बस प्रेम और प्रार्थना इन दोनों का ही प्यार मिलेगा। ख्याति परेशान होती है तो अनुपमा ख्याति को अपने साथ ले आती है। अनुपमा बोलती है, ख्याति जी, मैं जब भी दुखी होती हूँ या फिर परेशान होती हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और दिल खोलकर डांस करती हूँ। अगर आप अपने दुख को हल्का करना चाहती हो, मन को हल्का करना चाहती हो, तो आप भी डांस कर सकती हो। फिर हम देखते हैं ख्याति और अनुपमा दोनों एक साथ डांस करते हैं। यहाँ पर ख्याति को थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से रोने लग जाती है। तो अनुपमा फिर से ख्याति को संभालती है और बोलती है, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब पराग जी को आपके धोखे और आपके त्याग के बीच में अंतर समझ आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। अनुपमा ख्याति को दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो ख्याति थोड़ा अच्छा फील करती है। इधर दूसरी तरफ राघव बार बार पराग और मोटी बा के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे कोठारीज की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और मुझे ये भी पता लगाना होगा पंखुड़ी अब कहाँ है, क्योंकि अगर मुझे पंखुड़ी का पता चल जाएगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे बेवजह ही फंसाया गया है। इसमें अनुपमा राघव का साथ देने वाली है। इधर दूसरी तरफ जब ख्याति को भी पता चलता है कि ये बेगुनाह है तो ख्याति भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ख्याति को ये पता नहीं होता ये कोई और नहीं, कोठारीज का ही ये सब कुछ किया हुआ है। यहीं पर दूसरी तरफ आर्यन सोच रहा होता है कि मुझे माही से बात करनी होगी। वो माही से बात करने के लिए कृष्ण कुंज पहुंच जाता है। माही और आर्यन दोनों बात करते हैं। इधर अनुपमा और ख्याति जब घर लौट रहे होते हैं तो वो माही और आर्यन को एक साथ देखते हैं। माही और आर्यन हंसकर बात करते हैं। तो अनुपमा सोच रही होती है कि अब माही के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। पहले तो वो प्रेम से ऐसे बातें किया करती थी और अब आर्यन से। पता नहीं ये माही क्या सोच रही है। अनुपमा को तो माही पर डाउट हो गया है। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली अपडेट लाते रहें।